अम, हम सभी ने कभी ना कभी उस रातों रात मिलने वाले चमत्कार के बारे में तो सुना ही है है ना? मतलब दुनिया में एक बहुत ही आम धारणा फैली हुई है कि सफलता बस अचानक मिल जाती है। हाँ, लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा मौका हाथ लगा और बस रातों रात जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं, वो इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। आज हम द डिसिप्लिन ब्लूप्रिंट नामक किताब की एक बहुत ही विस्तृत समरी पर बात करने वाले हैं। और ये कोई साधारण समरी नहीं है। एकदम सही। और इस चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम ये समझना चाहते हैं कि डिसिप्लिन मतलब अनुशासन कोई कठोर सजा नहीं है, ये कोई जेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो एक बिल्कुल साधारण सी जिंदगी को एक असाधारण कहानी में बदल सकता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो आज के इस दौर में ये स्रोत सामग्री और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं, ये किताब केवल काम करने या मेहनत करने के बारे में बात नहीं कर रही है। हाँ, मतलब ये उससे कई ज्यादा गहरी बात है। सही कहा। ये अटेंशन इकोनॉमी में खुद को बचाने के बारे में है। अटेंशन इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जहां इंसानी ध्यान ही सबसे बड़ी करेंसी है। हर ऐप, हर विज्ञापन बस हमारा ध्यान खींचना चाहता है। ऐसे में डिसिप्लिन अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं रह गया है, बल्कि ये इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपने जीवन की दिशा खुद तय करने का सबसे जरूरी टूल बन चुका है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये चर्चा उन सभी लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है जो हर साल पूरे जोश के साथ न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। मतलब शुरुआत में तो जिम जाने या नई किताब पढ़ने का बहुत उत्साह होता है। हाँ, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। एकदम। ऐसा क्यों होता है और इसका पक्का इलाज क्या है, आज हम इसी पर रोशनी डालेंगे। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन एनोलॉजी दी गई है कि सफलता एक इमारत की तरह है जो एक एक ईंट जोड़कर बनती है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। लेकिन अक्सर लोग मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब अंदर से प्रेरणा आएगी बस तभी काम करेंगे, मतलब जब मूड होगा तभी ईंट रखेंगे। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मोटिवेशन के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो एक बहुत ही धोखेबाज साथी की तरह है। धोखेबाज साथी? हाँ, मतलब जब मूड अच्छा होता है तो ऐसा लगता है कि कोई भी पहाड़ तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब मूड खराब होता है तो बिस्तर से उठना भी भारी लगता है। मोटिवेशन के भरोसे रहने से प्रोग्रेस बहुत अस्थिर हो जाती है। सफलता का ग्राफ इस तरह से ऊपर नीचे नहीं बढ़ सकता। तो फिर इसका विकल्प क्या है? यहाँ पर स्रोत में 1% बेटर एवरीडे का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो सच में बहुत शक्तिशाली है। इसे हम बैंक के कंपाउंड इंटरेस्ट से जोड़कर देख सकते हैं। ये 1% बेटर एवरी डे सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये काम कैसे करता है? क्योंकि देखिए, लोग तो तुरंत नतीजे देखना चाहते हैं। आज जिम गए तो कल शीशे में बाइसेप्स दिखना चाहिए। यही तो समस्या है। इंसान का दिमाग लीनियर या सीधी रेखा में सोचने के लिए डिजाइन किया गया है। आज काम किया तो आज ही उसका नतीजा चाहिए। लेकिन कंपाउंडिंग एक घुमावदार कर्व की तरह काम करती है। मतलब शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में किसी को भी अपने अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। पहले दिन, दूसरे दिन या शायद पहले महीने में भी ऐसा लगेगा कि कोई तरक्की नहीं हो रही है। लेकिन जब यही 1% का छोटा सा सुधार रोज रोज होता है तो कुछ महीनों और सालों बाद इसका असर इतना बड़ा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी को कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। सही कहा। दिमाग इस कंपाउंडिंग के जादू को जल्दी समझ नहीं पाता, इसलिए लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। अच्छा, मैंने स्रोत में एक छात्र के बारे में पढ़ा था जो साल भर पढ़ाई करने और आखिरी समय में पढ़ाई करने के बारे में था, लेकिन मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया कि ये डिसिप्लिन के इस कंपाउंड इफेक्ट से कैसे जुड़ता है। असल में ये शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म पीस का खेल है। शॉर्ट टर्म पेन? हाँ, अगर कोई छात्र साल भर हर दिन थोड़े थोड़े अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई करता है तो वो हर दिन एक छोटा सा मानसिक दर्द सह रहा है। मतलब दोस्तों के साथ बाहर जाने के बजाय वो अपनी डेस्क पर बैठा है। जो कि उस वक्त बुरा लगता है। बिल्कुल। लेकिन इसका कंपाउंड इफेक्ट ये होता है कि उसे परीक्षा के आखिरी समय में कोई स्ट्रेस या एंग्जाइटी नहीं होती। दूसरी तरफ जो व्यक्ति पूरे साल आराम करता है और आखिरी समय में पढ़ने बैठता है, उसे भयंकर दबाव का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो रातों की नींद खराब करता है और पैनिक में रहता है। एकदम। शुरुआत में आराम चुनना बहुत लुभावना लगता है, लेकिन वही आगे चलकर जीवन को सबसे ज्यादा मुश्किल बना देता है। डिसिप्लिन शुरुआत में मुश्किल लगता है,
लेकिन लंबी अवधि में जीवन को बेहद आसान बना देता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन रुकिए, जब भी हम डिसिप्लिन शब्द सुनते हैं तो पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे हम रूल्स, पाबंदियों और रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। है ना? ऐसा लगता है कि किसी ने आज़ादी छीन ली हो। अगर हर मिनट का हिसाब रखा जाए और एक फिक्स रूटीन में बना जाए तो ये आज़ादी कैसे हुई? ये तो एक रोबोट की तरह जीना हुआ ना। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और स्रोत इसी विरोधाभास को बहुत गहराई से समझाता है। सतही तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है कि डिसिप्लिन एक जेल है। बिल्कुल। लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि डिसिप्लिन असल में स्वतंत्रता देता है। इसे एक और नज़रिए से देखते हैं। अगर कोई इंसान आर्थिक अनुशासन या फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पालन करता है, फिजूल खर्ची से बचता है और निवेश करता है, तो आज वो अपने खर्चे सीमित कर रहा है। हाँ, आज उसे शायद अपने मनपसंद गैजेट्स ना खरीदने पड़े। सही, लेकिन यही अनुशासन उसे भविष्य में फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। उसे पैसों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। वो जब चाहे छुट्टी ले सकता है या अपनी पसंद का काम कर सकता है। ये नजरिया तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। मतलब आज की पाबंदी कल की आजादी है। इसी तरह अगर कोई आज अपने खान पान और व्यायाम में हेल्थ डिसिप्लिन रखता है, जंक फूड से बचता है, तो उसे भविष्य में बीमारियों से आज़ादी मिलती है। हाँ, वो अस्पताल के चक्कर काटने से बच जाता है। बिल्कुल, वो एक ऊर्जावान जीवन जी पाता है। समय का अनुशासन भविष्य में नए अवसरों की आज़ादी देता है। तो असल में डिसिप्लिन कोई रोबोटिक जीवन नहीं है, बल्कि ये भविष्य की आज़ादी की कीमत है जो आज चुकानी पड़ती है। बहुत ही शानदार बात कही, और इस बात को पुख्ता करने के लिए स्रोत में एक ट्रेन की बहुत ही शानदार तुलना की गई है। मुझे वो हिस्सा बहुत पसंद आया। हाँ, वो एनालॉजी बहुत सटीक है। उसमें कहा गया है कि शुरुआत में ट्रेन को अपनी जगह से हिलने में बहुत ऊर्जा लगती है। मतलब एक भारी भरकम इंजन को पहिए घुमाने में पूरी ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन जब वो एक बार ट्रैक पर आ जाती है तो एक स्मूथ स्पीड से चलती रहती है। ये एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से समझाती है। जब डिसिप्लिन हमारी लाइफस्टाइल बन जाता है तो हर दिन खुद से लड़ना नहीं पड़ता। मतलब वो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। एकदम। शुरुआत में जब कोई नई आदत डाली जाती है तो बहुत मानसिक संघर्ष होता है। दिमाग कहता है आज छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आदतें ही इंसान को आगे धकेलने लगती हैं। जैसे सुबह ब्रश करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। सही कहा। सफलता एक प्राकृतिक प्रक्रिया बन जाती है। इंसान बिना ज्यादा सोचे सही फैसले लेने लगता है क्योंकि वो ट्रैक पर आ चुका होता है। लेकिन ट्रैक पर बने रहना हर दिन आसान तो नहीं होता। कुछ दिन तो बहुत अच्छे होते हैं, ऊर्जा भी होती है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कुछ भी करने का मन नहीं करता। इस चर्चा का सबसे मनोवैज्ञानिक और गहरा हिस्सा यहीं सामने आता है। स्रोत आसान दिन और मुश्किल दिन के बीच बहुत स्पष्ट फर्क करता है। आसान दिन और मुश्किल दिन। हाँ, जब मौसम सुहावना हो, ऊर्जा का स्तर ऊंचा हो और सब कुछ सही चल रहा हो, तब तो कोई भी काम कर सकता है। आसान दिनों में प्रदर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। असली परीक्षा तो मुश्किल दिनों में होती है। बिल्कुल। इंसान का दिमाग मूल रूप से एक कंफर्ट सीकिंग मशीन है। ये हर समय तुरंत आराम ढूंढने की कोशिश करता है। तो जब भी कोई काम मुश्किल लगता है तो दिमाग तुरंत बहाने बनाने लगता है। हाँ, बहुत ही तार्किक बहाने। आज बहुत थकान है, कल कर लेंगे। आज मूड ठीक नहीं है, काम में मन नहीं लगेगा। एक दिन आराम करने से क्या ही बिगड़ जाएगा। और हम उन बहानों को सच मान लेते हैं क्योंकि वे बहुत लॉजिकल लगते हैं। मैंने स्रोत में एक एथलीट का उदाहरण देखा। हाँ, वो उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। जब कोई एथलीट बहुत थका होता है, उसकी मांसपेशियों में दर्द होता है, बाहर बारिश हो रही होती है, और फिर भी वो मैदान में जाके अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। वही वो क्षण होता है जो उस एथलीट को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। मुश्किल दिनों में काम करना ही औसत और महानता के बीच का असली अंतर है। मतलब जब हार मानने का मन करे तब डटे रहना। बिल्कुल। जब शरीर और दिमाग दोनों हार मान रहे हों, तब भी अपने कमिटमेंट पर टिके रहना एक अलग ही स्तर की मजबूती देता है। और मुश्किल दिनों में इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप देता है। वो क्या है? उम्मीदों को एडजस्ट करना। उम्मीदों को एडजस्ट करना, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब अपने लक्ष्य को छोटा कर देना है? लक्ष्य को छोटा करना नहीं, बल्कि उस दिन के लिए अपनी रणनीति को बदलना। ये एक बहुत ही व्यवहारिक फॉर्मूला है। थोड़ा और समझाएंगे? इसका मतलब यह नहीं है कि मुश्किल दिन में काम पूरी तरह छोड़ दिया जाए। इसका मतलब है कि अगर किसी दिन 2 घंटे पढ़ने की ऊर्जा नहीं है तो सिर्फ 30 मिनट पढ़ें। अच्छा, मतलब जीरो पर नहीं आना है। एकदम सही है। अगर इंटेंस वर्कआउट करने की हिम्मत नहीं है तो कुछ हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लें। यहाँ मुख्य लक्ष्य हैबिट या आदत की कड़ी को टूटने से बचाना है। परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है।
ये सच में बहुत राहत देने वाली बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे 100% नहीं दे सकते तो बेहतर है कि कुछ ना करें, ऑल और नथिंग वाली सोच। और वही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। और ये कॉन्सेप्ट बताता है कि 10% भी 0 से बहुत बेहतर है। बस उस दिन भी मैदान में टिके रहना जरूरी है, जब मन पूरी तरह से भाग जाने का कर रहा हो। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जी। जब कोई इंसान खुद से किए गए वादे तोड़ता है, जैसे रात को अलार्म लगाकर सोचा कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन सुबह अलार्म बंद करके फिर सो गए, तो असल में क्या होता है? शायद बस एक दिन का काम ही तो टलता है। इसमें इतना बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक बार काम टालना नहीं है, यहीं पर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल खेल होता है। जब कोई खुद से किया वादा तोड़ता है तो उसका सेल्फ ट्रस्ट या खुद पर भरोसा कम होता है। खुद पर भरोसा। हाँ, हमारा दिमाग इस बात को रिकॉर्ड कर रहा होता है कि हम अपनी ही बातों पर खरे नहीं उतरते। डिसिप्लिन केवल एक आदत नहीं है, ये खुद के साथ किया गया एक साइलेंट एग्रीमेंट है। एक खामोश समझौता। बिल्कुल, ये एक समझौता है कि जो तय किया गया है वो पूरा किया जाएगा। जब ये एग्रीमेंट बार बार टूटता है तो इंसान का आत्मसम्मान गिरने लगता है। उसे अंदर ही अंदर लगने लगता है कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ये साइलेंट एग्रीमेंट वाली बात बहुत गहरी है। हम अक्सर दूसरों से किए वादे तो पूरी ईमानदारी से निभा लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी इमेज की फिक्र होती है। सही कहा। लेकिन खुद से किए वादों को सबसे आसानी से और बिना किसी गिल्ट के तोड़ देते हैं, क्योंकि कोई देख नहीं रहा होता। और यही सबसे खतरनाक है। स्रोत बहुत साफ शब्दों में कहता है कि कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास केवल कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनने से या पॉजिटिव कोट्स पढ़ने से नहीं आता, ये एक्शन से आता है। बिल्कुल। और जब कोई इंसान छोटी छोटी जीत हासिल करता है, मुश्किल दिनों में भी खुद के बनाए नियमों का पालन करता है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उसकी आइडेंटिटी ही बदल जाती है। एकदम सही। वो इंसान खुद को एक्सक्यूज खोजने वाले व्यक्ति से सॉल्यूशंस खोजने वाले व्यक्ति में बदल लेता है। उसकी पहचान ही पूरी तरह बदल जाती है। और जब पहचान बदल जाती है तो फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, एक अनुशासित व्यक्ति मूड के हिसाब से फैसले नहीं लेता, बल्कि अपनी कमिटमेंट और अपने मूल्यों के आधार पर फैसले लेता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की दुनिया में जहां हर इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, सफलता चाहता है, वहां सबसे बड़ी रुकावट क्या है? रुकावट हमारे अंदर से ज्यादा हमारे बाहर है। स्रोत भी इस ओर हमारा ध्यान खींचता है। ये बताता है कि आज का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास मौजूद डिस्ट्रैक्शंस है। हमारी डिजिटल दुनिया, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग और तुरंत मिलने वाली खुशी की चाहत। ये आज के समय की सबसे कड़वी सच्चाई है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे मानव मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित करते रहें। हाँ, एक डोपामाइन लूप बन जाता है। बिल्कुल। खाली समय में बस 1 मिनट के लिए फोन उठाया जाता है और पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा बीत गया। स्रोत में डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया गया है। डीप वर्क मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना? हाँ, जब हर 5 मिनट में कोई नोटिफिकेशन चेक करने की आदत पड़ जाती है तो दिमाग कभी भी उस गहरी एकाग्रता में नहीं जा पाता जहां असली रचनात्मकता और बेहतरीन काम होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक बार ध्यान भटक जाए तो दोबारा उसी स्तर की एकाग्रता पाने में काफी समय लग जाता है, लगभग 20-25 मिनट। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। जब ध्यान एक चीज से दूसरी चीज पर जाता है तो दिमाग का कुछ हिस्सा पिछली चीज पर ही अटका रहता है। इसीलिए स्रोत ये समझाता है कि प्रॉब्लम हमारी क्षमता या इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में है। एनवायरनमेंट में? हाँ, इंसान की इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह होती है जो दिन भर इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाती है। अगर पर्यावरण में ही हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है तो इच्छा शक्ति कितनी देर तक लड़ पाएगी? ये बहुत अहम पॉइंट है। मतलब लोगों को खुद को कोसने के बजाय अपने आसपास के माहौल को ठीक करने की जरूरत है। स्रोत इसके लिए कुछ बहुत ही कारगर तरीके सुझाता है। अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करना होगा। जैसे कि फोन को दूर रखना। हाँ, काम या पढ़ाई के समय फोन को साइलेंट मोड पर रखना ही काफी नहीं है, उसे किसी दूसरे कमरे में रख देना ज्यादा बेहतर है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। और डेस्क को साफ रखना। बिल्कुल, अपनी डेस्क को साफ और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना चाहिए। अटेंशन आज के समय का सबसे कीमती एसेट है। जो इंसान अपने अटेंशन को कंट्रोल कर सकता है, केवल वही अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। तो खाली समय में क्या करें? खाली समय को सिर्फ बोर्डम दूर करने के लिए फोन देखने के बजाय रीडिंग, जर्नलिंग या टहलने जैसी गतिविधियों से रिप्लेस करना होगा, ताकि दिमाग को डिजिटल दुनिया से थोड़ा आराम मिल सके। हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, तो चलिए इस पूरी गहन चर्चा को एक जगह समेटते हैं। स्रोत ने बहुत ही खूबसूरती से यह स्पष्ट किया है
कि समय ही किसी भी इंसान का सबसे कीमती संसाधन है। बिल्कुल। हर दिन, हर पल केवल 2 ही विकल्प सामने होते हैं। पहला, कंफर्ट चुनना, जो तुरंत खुशी देता है लेकिन भविष्य की संभावनाओं को कमजोर करता है। और दूसरा, ग्रोथ चुनना, जिसमें अभी थोड़ी मेहनत और मानसिक संघर्ष लगता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सफलता और शांति देता है। संक्षेप में कहें तो सफलता भाग्य का खेल बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये रोजमर्रा के विकल्पों का, डेली चॉइसेस का परिणाम है। डिसिप्लिन ही वो पुल है जो कंफर्ट जोन से निकालकर इंसान को ग्रोथ तक ले जाता है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर हम सभी को और सोचना चाहिए। वो क्या है? अगर विज्ञान ये कहता है कि मानव मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से ऊर्जा बचाने और कंफर्ट की तलाश करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के समय में डिसिप्लिन में रहना असल में अपने ही मानव विकास या ह्यूमन एवोल्यूशन के खिलाफ की गई एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी आजादी की लड़ाई है? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? अगली बार जब मन काम टालने का कहे तो ये सोचना जरूरी है कि क्या इंसान अपनी बायोलॉजी का गुलाम है या अपने भविष्य का निर्माता। क्या बात है! ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। हम सभी को इस बात पर गहराई से आत्ममंथन करना चाहिए। इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। हमने डिसिप्लिन के एक नए रूप को समझा है, जो किसी को बांधता नहीं बल्कि उड़ने की आजादी देता है। इस वैचारिक यात्रा का हम यहीं समापन करते हैं। अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर गहराई में उतरेंगे।